सीतापुर नाम के गांव में रोहन अपनी पत्नी सुरेखा और 3 बच्चे मोहन, मीरा और सोना के साथ रहता था। रोहन बड़ा ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो पांचों बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। रोहन हर रोज ऑफिस जाते वक्त अपनी बड़ी बेटी मीरा को गाड़ी पर बिठाकर स्कूल छोड़ता और फिर ऑफिस चला जाता था। मीरा 8वीं कक्षा में थी। सोना और मोहन दोनों 4थी और 5वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। एक दिन सुबह रोहन सुरेखा से, सुरेखा, देखो तो मीरा का हुआ है या नहीं। मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है और मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? जल्दी लेकर आओ उसे। हाँ लाती हूँ, यही पर तो रखा है। सब कुछ हाथ में ही चाहिए आपको। और मीरा, वो तो कब की तैयार होकर बाहर गाड़ी के पास खड़ी है। और सुनिए जी, आज शाम को जल्दी घर आना, आज सोना का बर्थडे है। तो हाँ बाबा, आ जाऊंगा, लेकिन मेरा बच्चा है कहाँ? अपने माँ पिताजी की बात सुनकर सोना वहाँ पर आ जाती है। उसे देख रोहन, हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। तो आज स्कूल में चॉकलेट्स लेके जाने वाली हो या नहीं? अब सोना अपने पिताजी के गले लगकर कुछ बातें करती है और उन्हें कुछ जरूरी काम होने के कारण वो उसे जल्दी ही घर आऊंगा ये वादा कर ऑफिस चले जाते हैं। सोना अपने आसपास के दोस्तों को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और फिर स्कूल जाकर अपने सारे दोस्तों में चॉकलेट बांटती है। स्कूल की छुट्टी होते ही मोहन के साथ घर चली आती है और अपने पापा को घर में ना देखकर वो अपनी माँ से, माँ, पापा नहीं आए? वो तो आज जल्दी आने वाले थे ना? हाँ बेटा, पता नहीं कहाँ अटक गए तुम्हारे पापा। तभी सुरेखा रोहन को फोन करती है तो रोहन का फोन बंद आता है। वो ऑफिस कॉल करके पूछती है तो उसे वहाँ से पता चलता है कि रोहन कब का वहाँ से निकल चुका है। अब रात होने लगी थी। सुरेखा मन में बड़ी ही परेशान हो रही थी, लेकिन सोना का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। अब बर्थडे का सेलिब्रेशन कर वो बच्चों को खाना खिलाकर अपने अपने घर भेज देती है और अपने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर वहीं पर सुला देती है। आज रोहन बहुत देर बाद आया तो उसे देख सुरेखा, रोहन, आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? बच्चों ने कितनी राह देखी आपकी, और आपका फोन भी बंद आ रहा था। ऑफिस कॉल किया तो पता चला कि आज दोपहर ही निकल गए हो आप। दिन भर कहाँ थे? सुरेखा बोल ही रही थी तभी रोहन सोफे पर थका हारा आकर बैठ जाता है और सुरेखा को हाथों से पानी लाने का इशारा करता है। सुरेखा झट से पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद रोहन सुरेखा से, सुरेखा, आज मुझे फिर से थकान महसूस हो रही थी और मैं ऑफिस में ही बेहोश हो गया था। किशन मुझे जबरदस्ती अस्पताल लेकर गया था। आज पूरे दिन मेरे अलग अलग टेस्ट किए गए। पता नहीं अब रिपोर्ट क्या आते हैं। क्या आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मुझे अब बस सोना है। थोड़ा खाना खा लीजिए ना, अच्छा लगेगा आपको। नहीं सुरेखा, मैं आज बहुत थक चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा आराम करना है। अब दोनों बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। रोहन ने 2 दिन की छुट्टी ली थी तो सुरेखा और रोहन दोनों मिलकर अस्पताल रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं। वहां जाकर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि रोहन को कैंसर है। ये बात सुनते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो शॉक हो जाते हैं। सुरेखा डॉक्टर से, डॉक्टर, इस पर कुछ इलाज तो होगा ना? आप इन्हें मुंबई लेकर जाओ, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल के बाहर आते ही सुरेखा अपने भाई राजू को कॉल करती है जो मुंबई में रहता है। उसे सारी बात बताती है। अब वो दोनों कुछ ही दिनों में मुंबई जाने वाले थे, इसीलिए रोहन अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियां अपने छोटे भाई सोहम के ऊपर डाल देता है। मुंबई जाने से पहले सुरेखा अपने बच्चों से, बच्चों, हम पापा की ट्रीटमेंट करने के लिए मुंबई जा रहे हैं। अच्छे से रहना, कुछ लगे तो चाचा जी से कहकर बुलवा लेना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है ना? माँ, आप दोनों मुंबई जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी मामा के घर। नहीं बेटा, हम वहाँ पापा की ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं। न जाने कितने दिन लगे। तुम्हारी स्कूल भी तो है ना बेटा, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम जल्द ही वापस लौटेंगे। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अच्छे होते ही आ जाएंगे। अब तीनों बच्चों को प्यार देकर वो मुंबई चले जाते हैं। वहाँ जाकर सुरेखा पहले अपने भाई को रिपोर्ट दिखाती है और वो अब अच्छे अस्पताल में रोहन का ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। लेकिन रोहन की तबीयत दिन ब दिन खराब ही हो रही थी। यहाँ सोना, महेश
और मीना तीनों बच्चे अपने माँ पिताजी घर ना होते हुए भी बड़े अच्छे से घर संभाल रहे थे, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और उनकी चाची भी उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक एक एम्बुलेंस उनके घर के सामने आकर रुकती है। ये देख मीरा बाहर आकर देखती है तो उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता। वो जोर जोर से रोने लगती है। ट्रीटमेंट के दौरान रोहन इस दुनिया से चल बसे थे। मोहन और सोना को स्कूल से बुलवाया गया। जब वो घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर भीड़ देख सोना, भैया आज इतनी भीड़ क्यों है हमारे घर के बाहर? हमारे तो माँ पिताजी आए हैं, यही बताया था टीचर ने। अरे हाँ, शायद पापा से मिलने आए होंगे गाँव वाले। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर माँ और दीदी क्यों रो रहे हैं। उन्हें रोते देख सोना और मोहन भी रोने लगते हैं। अब गांव के लोगों के सहारे उन्होंने रोहन का अंतिम संस्कार करवाया। अब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी और पास में 1 रुपया भी नहीं, क्योंकि रोहन की ट्रीटमेंट में जितने उनके पास पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके थे। तभी रोहन का भाई सोहम, भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोहम की बात सुनकर सोहम की पत्नी रीमा सोहम को साइड में बुलाती है और उससे, पागल वागल हो गए हैं क्या आप? कुछ दिन की बात अलग होती है, पूरी जिंदगी किसी की जिम्मेदारी लेना मतलब समझ भी रहे हैं आप? अरे तो क्या हुआ? आखिर भैया ने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे तो क्या हुआ? बड़े थे वो, तो उनकी जिम्मेदारी ही थी कि आपका ख्याल रखे। दोनों की बातें सुरेखा ने सुन ली थी तो सुरेखा सोहम से, सोहम भाई साहब, हमने सोच लिया है कि अब हम मुंबई चले जाएंगे। वहाँ मेरी माँ का एक छोटा सा घर है, वहीं पर हम उनके साथ ही रहेंगे। अब सुरेखा ने अपनी माँ के घर मुंबई जाने का फैसला किया। सुरेखा की माँ वहाँ पर अकेली ही रहती थी। सुरेखा की माँ और राजू की पत्नी की हमेशा ही अनबन होती थी, तो सुरेखा की माँ अकेली ही रहती थी। कुछ दूरी पर राजू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था, लेकिन सुरेखा की माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो कुछ काम ना करे, तो वो वहाँ पर मेस चलाती थी। अब सुरेखा अपने भाई को कॉल करती है और राजू से, हेलो राजू, मैं सुरेखा बात कर रही हूँ। हाँ दीदी, आप कैसी हो? दीदी, मैं आज ही आपको कॉल करने वाला था। दीदी, मैं चाहता हूँ अगर आप माँ के पास आकर रहती तो अच्छा होता। हाँ राजू, मैं भी यही सोच रही थी। हम 2-3 दिन में ही वहाँ आ जाएंगे। दीदी, मैं ही आप सबको लेने आ जाऊंगा। अब राजू उन्हें लेने के लिए सीतापुर आता है और उन्हें लेकर मुंबई चला जाता है। अब सुरेखा कुछ दिन बीत जाने के बाद अपनी माँ से, माँ, मुझे लगता है अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना ही होगा। मैं सोच रही थी कि यहाँ पास में कई सारी कंपनियाँ हैं, तो क्यों ना मैं वहीं पर कुछ काम ढूंढ लूँ। नहीं सुरेखा, देखो बेटी, मैं यहाँ रोटियाँ बनाती हूँ, तो क्यों ना अब तुम ही इसे आगे चलाओ। तुम्हें पता तो है कि अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, और अगर तुम ये काम करोगी तो अपने तीनों बच्चों का अच्छे से ख्याल भी रख पाओगी। माँ, वो तो मैं करूँगी ही, लेकिन उसके साथ साथ, सुरेखा, अगर तुम लोगों तक पहुँचोगी तो तुम्हारा यही धंधा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो तुम यही काम करो, साथ ही तुम घर संभाल कर अपने बच्चों का ख्याल भी रख पाओगी। अपनी माँ की बातें मानकर अब सुरेखा अपना काम शुरू करती है। अब वो अलग अलग ऑफिसेस में जाकर लोगों को डब्बे पहुंचाने का काम करती है। ये सब करते वक्त सुरेखा को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके पति के देहांत के बाद उसे दुख तो बहुत था, साथ ही बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। इसीलिए चाहे बीमार हो या कुछ भी, उसे काम तो करना ही पड़ता था, और वो करती भी थी। अब धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसका ये बिजनेस बढ़ रहा था। उसका ये बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसने कई ज़रूरतमंद औरतों को अपने साथ काम पर रख लिया था। एक दिन वो अपनी माँ से, माँ, मैं कैंसर के पेशेंट के लिए डिब्बे पहुँचाना चाहती हूँ। जब रोहन अस्पताल में थे तब राजू था, इसीलिए हमें वक्त पर खाना मिल जाता था। लेकिन माँ, वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो 2-2 दिनों तक भूखे पेट ही रहते हैं। दूर दूर से अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखने के लिए आते हैं और वही बीमार होने की आशंका होती है। तो मैं, माँ, ठीक है बेटी,
अगर तुमने ये सोचा है तो करो। इससे तुम्हारे मन को अगर शांति मिलती है तो जरूर करना ही चाहिए। अब वो कई सारे कैंसर पेशेंट के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी पौष्टिक खाना बनाकर फ्री में ही बांटने लगी थी। अब वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी थी। साथ ही उसके तीनों बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छे जॉब पर लग चुके थे। उसकी बड़ी बेटी इंस्पेक्टर, छोटी बेटी इंजीनियर और बेटा एक बहुत ही बड़ा सर्जन बन चुका था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारी ज़रूरतों के अनुसार अपने आप को ढलना चाहिए, ना कि किसी दुख को गले लगा कर रखना चाहिए। उससे उभरकर हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। रामपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। रघु जब 4 साल का था तभी रघु के पिताजी सुभाष रघु और सुधा को छोड़कर किसी और के साथ रहने चले जाते हैं। सुभाष बहुत अमीर घर का आदमी था और सुधा भी अच्छी फैमिली सी थी। लेकिन सुभाष के घर छोड़ जाने पर घर वालों ने रघु और सुधा से बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। सभी लोग सुधा को ही गलत समझ रहे थे। एक दिन उसके सास ससुर ने सुधा के माता पिता को घर बुलवाया और उन्हें सुधा के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया। उनके सामने ही सुधा के ससुर सुधा से, देखो सुधा, हमारा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन तुम में ही जरूर कोई कमी होगी जिस कारण सुभाष हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चली जाओ यहाँ से अपने बेटे को लेकर। सुधा बहुत गिड़गिड़ाती है कि आखिर उसकी गलती क्या है और वो अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपने घर ना आने की वार्निंग दे दी। अब वो अपने 4 साल के बेटे रघु को अपने साथ लेकर घर से निकलती है। सुधा चलती जाती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो थकी हारी एक तालाब के पास पहुंच जाती है। बेटा रघु, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ? अब वो अपने छोटे बच्चे को पेड़ की छांव में रखकर पानी लेने तालाब पर पहुंच जाती है तो उसकी नजर वहीं पर पास में एक छोटे से बतख पर जाती है जो बेहद खूबसूरत था। लेकिन वो खूबसूरत सा बतख किसी ने बिछाए हुए जाल में फंस चुका था और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे देख सुधा, वाव, कितना सुंदर है ये। सुधा उस बतख को जाल से मुक्त करवाती है और फिर अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए चली जाती है तो वह बतख भी सुधा के पीछे पीछे चलने लगता है। उसे देख सुधा, चलो भागो यहाँ से, अब तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, भागो भागो यहाँ से। सुधा के इस तरह से बात करने के बाद भी वो बतख उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब सुधा अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और उस बतख को प्यार से पुचकारती है और उससे, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। एक तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है और तो और हम दोनों का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, न खाने का। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, चलो जाओ अपनी राह पर। लेकिन फिर भी वो सुंदर सा बतख उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब वो एक गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुधा अपने लिए काम मांगने लगती है। भैया, कोई काम हो तो दिलवा दो ना, आपका बहुत बहुत भला होगा भैया। उसी गांव में राम नाम का एक भला आदमी रहता था जो सुधा को काम देता है और सुधा से, बहन, क्या तुम खेत में काम कर सकोगी? हाँ भैया, जरूर करूँगी। इस पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर एक अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लो और यहीं रहो। मुझे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। लेकिन तुम हो कहाँ से? भैया, मुझसे ये सब मत पूछिए। बस मैंने आपको भाई कहा है और आपने मेरी ज़रूरत के वक्त मुझे काम दिया है तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब सुधा वही रहने लगती है। खेत में ही राम की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और अब अपने बेटे रघु और बतख के साथ रहने लगती है। खेत में काम करने के साथ साथ राम के माँ की भी देखभाल किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 साल बीत चुका था। अब रघु 5 साल का हो चुका था और वो सुंदर सा बतख भी बड़ा हो चुका था और पहले से ज्यादा बेहद खूबसूरत हो चुका था। एक दिन रात के समय सुधा और रघु खाना खाकर सो जाते हैं।
हर रोज की तरह सुबह उठकर सुधा बतख के पास आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उस सुंदर से बतख ने एक सोने का अंडा दिया है। उसे हाथ में लेकर सुधा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये कैसे? तभी बतख बोल उठता है, माँ, माँ, मैं एक जादुई सोने का अंडा देने वाला बतख हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे अपना दूसरा बेटा मानकर खुद भूखे पेट रहकर मुझे खाना खिलाया है। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ दूँ। अब तुम सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो और ये सोने का अंडा बेचकर अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करो। ये सुनते ही सुधा उस बतख को गले लगा लेती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। अब वो बतख हर रोज एक सोने का अंडा देता है और सुधा उस अंडे को राम के हवाले कर शहर बेच कर आने के लिए कहती है। अब सुधा ने उसी गांव में एक जमीन खरीदी और वहां बहुत बड़ा घर बनवाया। ये देख गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी थे। एक दिन सुधा कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है तो वहां पर गांव के सरपंच की पत्नी मीना सुधा से, वाह 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 वाह, क्या बात है सुधा, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाठ है। जब इस गांव में आई तब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अब क्या कोई खजाना बिजाना मिल गया है क्या तुम्हें? सुधा बेचारी भोले मन से सब कुछ मीना को बता देती है। सुधा की बातें सुन मीना के मन में लालच आ जाता है। वो घर जाकर अपने पति मनोज को यह सारी बात बता देती है। मनोज सिर्फ सरपंच नहीं था, वो इस गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी लालच के कारण रात के समय मनोज और मीना दोनों मिलकर सुधा के घर घुस जाते हैं और वो सोने का अंडा देने वाले बतख को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बतख जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका शोर सुनकर सुधा भागते हुए बतख के पास जाती है। तब तक मनोज और मीना वहां से भाग चुके थे। सुधा को देखकर बतख भी शांत हो चुका था। सुधा रात भर वहीं पर सो जाती है। अब दूसरे ही दिन से मनोज उस बतख पर नजर रखने लगता है ताकि जब वो अंडा देकर बाहर जाए तो मनोज उसे उठा ले, चुरा ले। एक दिन बतख सुबह अंडा देकर बाहर घूमने के लिए निकलता है। तभी मनोज वो अंडा चुरा लेता है और अपने घर जाकर मीना को दिखाता है। उसे देख मीना, देखा देखा, मैंने कहा था ना कि ये सोने का ही अंडा है जिस कारण सुधा अमीर होती जा रही है। उसने खुद मुझे बताया था। मीना, अब मैं इसे अपनी तिजोरी में रख देता हूँ ताकि किसी को हम पर शक न हो। हाँ जरूर, कुछ दिन बीत जाने के बाद हम इसे बेचेंगे। और हाँ, आप हर रोज जाकर देखिएगा, शायद हमें और ज्यादा अंडे मिल जाए। हाँ, इससे हम पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। अब मनोज अंडे को तिजोरी में रख देता है। हर रोज की तरह सुबह उठकर सुधा जब बतख के पास जाती है तो उसे अंडा कहीं नहीं दिखाई देता। वो मायूस हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके घर में अंडे की चोरी हो चुकी है, लेकिन वो चुप रहती है, किसी को कुछ भी नहीं बोलती। अब दूसरे दिन भी मनोज सोने के दूसरे अंडे को चुराने के लिए सुधा के घर बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सुधा उस रात बतख के पास ही सोती है तो मनोज का अंडा चुराने का वक्त ही नहीं मिलता। अब वो घर जाकर तिजोरी में रखे हुए सोने के अंडे को देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो तिजोरी खोलता है तो देखता है कि उसमें अंडे के साथ साथ बाकी के सारे पैसे, सोना, चांदी सब कुछ राख हो चुका है। ये देखकर वो जोर जोर से मीना को आवाज लगाने लगता है। अरे अरे मीना, जल्दी आओ यहाँ, ये देखो हमारे साथ क्या हुआ है। मीना ये देख जोर जोर से रोने लगती है, अपनी किस्मत को दोष देने लगती है और साथ ही अपनी गलती पर पछतावा करती है। हाय, मैं लुट गई, हमारे लालच ने हमें क्या से क्या बना दिया है भगवान। मीना, रो मत, देखो हमारे लालच के कारण ही ये सब हुआ है। अब से हम ये कसम खाएंगे कि आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे और कोई चोरी नहीं करेंगे, सबसे अच्छे से रहेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, इस जादुई अंडे ने हमें हमारे लालच के कारण सबक सिखाया है। अब वो दोनों मिलकर सुधा के घर जाते हैं, उसे सारी घटी घटनाएं बताते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। अब वो दोनों सरल रास्ते से चलने लगते हैं और दूसरी ओर सुधा बहुत खुशी खुशी अपने बेटे और बतख के साथ रहने लगती है। अब दिन ब दिन वो तरक्की करती है, साथ ही गांव के हर जरूरतमंद को भी मदद करती है। गांव में सड़कें बनवाती है, तालाब बनवाती है, पूरे गांव को वो हरा भरा कर देती है।